हेलो व्यूवर्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक मल्टी बैगर स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं जो आने वाले टाइम में आपको अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। तो इस स्टॉक को जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टॉक के बारे में और जानते हैं। Hello viewers, my name is Chirag Talwar and I welcome you all to my channel Investosites #Hunt Investment Insights। तो व्यूअर्स, इस चैनल में मैं आपके साथ काफ़ी स्मॉल कैप स्टॉक्स को कवर करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन्हें फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एंगल से डिस्कस करूं आप सभी के साथ। तो व्यूअर्स, आज जो शेयर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑपरेट करता है। इस कंपनी का आईपीओ एनएसई की स्मॉल यानी कि एसएमई सेगमेंट में आया था। 2018 में 41 के लेवल पे इस कंपनी का आईपीओ आया था और आज कंपनी का शेयर 210 के लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में इस स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में और जानते हैं। व्यूअर्स, कंपनी का नाम है रुद्र अभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड आरईपीएल। तो चलिए हम कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू लें। आरईपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी सारी सर्विसेज की नीड होती है और आरईपीएल उन सभी सर्विसेज को रेंडर करती है। आरईपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी सारे एरियाज को कवर करती है, जैसे कि अर्बन प्लानिंग बेस्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, वाटर सीवेज एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, मेट्रोज, हाईवे, सोशल इंफ्रा जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, हॉस्पिटैलिटी। आरईपीएल एक एसेट लाइट टेक फोकस्ड इंफ्रा सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कंपैरिजन में एक सर्विस कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी में केपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और आरईपीएल को इस सेक्टर में अराउंड 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस भी है और इतने सालों से ऑपरेशनल होने के कारण आज आरईपीएल अपने स्किल्स को ऐड ऑन करते हुए एक इंटीग्रेटेड रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर बन गई है, यानी कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जितनी भी सर्विसेज की नीड होती है उनको कॉम्प्रिहेंसिवली रेंडर करने की कोशिश करती है, जैसे कि वायबिलिटी एनालिसिस, बिल्डिंग एंड एरिया डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड एमईपी, अर्बन प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड सो ऑन। और आप इन सर्विसेज के एग्जाम्पल भी इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। आरईपीएल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैन इंडिया प्रेजेंस रखती है और इसलिए डोमेस्टिकली डाइवर्सिफाइड है। साथ ही साथ कंपनी ज्योग्राफिकली भी डाइवर्सिफाइड है, जो आपको इन एग्जाम्पल से पता लगेगा। इंडस्ट्री ओवरव्यू की हम बात करें तो करंट सिनेरियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इंट्रोड्यूस करी है और इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने बजट किया है कि वो 1,10,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेंड करेगी बाय 2025। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारे स्कीम्स भी लॉन्च करती है, जैसे कि अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, स्मार्ट सिटीज मिशन एक्सेट्रा। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी बिजनेस की बात करूं इस ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो इस कंसल्टेंसी बिजनेस का शेयर 3 से 4% होता है इस पूरे सेक्टर में। तो दैट मीन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ का डायरेक्ट इंपैक्ट हमें कंसल्टेंसी सेक्टर पे भी दिखेगा। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम आरईपीएल के फाइनेंशियल एनालिसिस पे नजर डालें। कंपनी के नंबर्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे मैंने प्रेजेंट किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिवेन्यू कंपनी का इस समय 73 सीआर के आसपास का है और पिछले सालों से रिवेन्यू में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन में भी कंपनी के हमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, इस समय 31% के एक हेल्दी लेवल पे दिख रहा है। पैट मार्जिन में भी हमें ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिखी है और करंटली 18% पे है। आरओई में भी हमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट विटनेस हुई है और इस समय कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18% के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। डेट टू इक्विटी को देखेंगे तो कंपनी का पिछले कुछ सालों से डेट टू इक्विटी काफी कम रहा है। दैट मींस कंपनी इस समय बहुत लो लेवल ऑफ डेट पे है और हम इसे वर्चुअली डेट फ्री कह सकते हैं। रेफरेंस के लिए आप कंपनी के इस पिछले सालों के नंबर्स को भी देख सकते हैं। और अगर कंपनी के रिवेन्यू की केगर ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी के रिवेन्यू में 15% की ग्रोथ विटनेस करी गई है। तो ओवर द ईयर्स अगर हम एक जनरल आउटलुक की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 18 तक हमें कंपनी के नंबर्स में एक वीकनेस देखने को मिली थी और पिछले कुछ सालों में हमें कंपनी के नंबर्स में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो इसके रीज़न को समझने के लिए मैंने कंपनी के लिटरेचर को रीड किया और मैंने रियलाइज़ किया कि इनिशियली कुछ सालों पहले कंपनी का मेजर रिवेन्यू सोर्स था प्राइवेट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। फिर कंपनी ने प्राइवेट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में जब स्लगिशनेस विटनेस करी तो वो गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में पेनिट्रेट कर गई। इस सेक्टर में कंपनी को पेनिट्रेट करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी इंकर करने पड़े और साथ ही साथ क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कंपेयर टू प्राइवेट प्रोजेक्ट्स कंपेटिटिव होते हैं, यहाँ पे एक कंपेटिटिव बिडिंग करनी पड़ती है, तो ओवरऑल मार्जिन भी कंपनी ने लो विटनेस की है।
तो ये रीजंस हमें दिखाते हैं कि कंपनी पिछले कुछ सालों में क्यों लो लेवल्स पर ऑपरेट कर रही थी, क्यों लो मार्जिन्स पे ऑपरेट कर रही थी। फिर फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी अपना आईपीओ लेके आई अपनी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21 में कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स भी अंडरटेक किए। कोविड बेस्ड जैसे कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज के बाद कंपनी ने रियलाइज किया कि काफ़ी सारे ऐसे रिकरिंग खर्चे हैं जिनको वो कट डाउन कर सकती है, और ये भी एक रीज़न है जो कंपनी के मार्जिन्स की एक्सपेंशन को इंडिकेट करने में हेल्प करता है। और गवर्नमेंट के कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इनको बिड करने के लिए एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कंपनी का लेवल ऑफ रिवेन्यू, कंपनी की टेक्निकल स्ट्रेंथ जिसकी मैं अभी आगे अगली स्लाइड में बात करूंगा, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जिसका आप एक हिंट कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशो से भी ले सकते हैं। तो पिछले कुछ सालों से कंपनी इन पैरामीटर्स पे इम्प्रूव करती जा रही है, जो कंपनी को हेल्प कर रही है लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, जिनकी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी को अच्छे मार्जिन कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ऑल्दो इनिशियली कंपनी की कॉस्ट हाई थी और मार्जिन्स लो थे, बट इवेंचुअली कंपनी के ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एनहांसमेंट एफर्ट्स और उसके क्लाइंटल डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स ने उसके ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प करी। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम कंपनी के कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स पर नज़र डालें। तो जैसा कि ये कंपनी एसेट लाइट इन नेचर है, तो इसलिए इस कंपनी को अपनी टेक्निकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए अपने ह्यूमन कैपिटल बेस पे हैवीली इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी कि कंपनी के जो पूल ऑफ नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं और टेक्निकल वर्कफोर्स है कंपनी को, उसको इंश्योर करना पड़ता है अपने ऑन बोर्ड पे। और ये आप कंपनी के इस डेटा पॉइंट से भी देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल कंपनी के 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस और कंपनी के राइजिंग पूल ऑफ एक्सपर्ट्स, ये दो प्राइम रीजंस है जिनके कारण आज कंपनी की टेक्निकल स्ट्रेंथ रेगुलर बढ़ती हुई दिखी है, और इसके कारण कंपनी मल्टीपल सर्विसेज अंडर वन रूफ प्रोवाइड भी करवा पाई है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी ओवर द ईयर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, और कंपनी काफ़ी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज जैसे कि GIS, बीम, ICT इनको भी यूज़ करती है। और इस पैनल में आप इन टेक्निकल सर्विसेज के एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा जो कंपनी के इम्प्रूविंग फंडामेंटल परफॉर्मेंस को हाईलाइट करता है। REPL प्राइमरीली 3 प्रोजेक्ट्स में डील करता है: लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स और इंटीग्रेटेड सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रोजेक्ट्स, तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो ये कंपनी को साइज और कॉम्प्लेक्सिटी की एडवांटेज देते हैं, यानी कि लार्ज स्केल वॉल्यूम प्लस मार्जिन्स की एडवांटेज देते हैं। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंपनी के लिए एक ब्रांड इमेज का काम करते हैं, जिनके कारण कंपनी और भी नए प्रोजेक्ट्स को हायर कर सकती है। और उसके भी आप एग्जांपल्स इन 2 सेक्शंस में देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्विसेज की बात करूं तो क्योंकि कंपनी मल्टीपल सर्विसेज सिंगल रूफ में प्रोवाइड करती है, तो एक क्लाइंट के लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि एक वन स्टॉप शॉप पे ही उसके सारे सॉल्यूशंस उसको मिल जाएं, और इसके कारण कंपनी मल्टीपल सर्विसेज के मार्जिन्स भी कैप्चर कर पाती है। तो ये 3 भी कोर रीजंस हैं अपार्ट फ्रॉम दोज जो हमने पिछली स्लाइड में देखे, जिसके कारण हमें कंपनी के साइज में, उसकी स्केलेबिलिटी में और मार्जिन्स में एक्सपेंशन ओवर द ईयर्स देखने को मिली है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम कंपनी के डेटा एनालिटिक्स और मोनेटाइजेशन, या जो एक कंपनी की इमर्जिंग रेवेन्यू सेगमेंट है, उसके बारे में बात करें। तो ओवर 3 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के कारण कंपनी के पास आज एक मैसिव पूल ऑफ डेटा है, और इस डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एनालाइज करने के लिए कंपनी ने एक एनालिटिक्स फर्म को हायर किया है जो कंपनी को हेल्प करेगी वेज फाइंड आउट करने में, जिसके थ्रू कंपनी कुछ AI और ML बेस्ड डेटा ड्रिवन मॉडल्स बना सकती है। और इन मॉडल से कंपनी को प्राइमरीली ये 3 बेनिफिट्स हो सकते हैं: कंपनी के खुद के ऑपरेशंस की ऑप्टिमाइजेशन, जो ऑब्वियस सी बात है; कंपनी के रिवेन्यूज जो कंपनी अर्न कर सकती है इन मॉडल्स को सेल आउट करके; और मॉडल अपग्रेडेशन, क्योंकि ये डेटा ड्रिवन मॉडल्स हैं तो ऑनगोइंग बेसिस पे जब REPL और यूजर्स इसमें डेटा फीड करेंगे तो ये मॉडल्स और भी रोबस्ट हो जाएंगे। कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात करूं तो REPL काफ़ी ऐसे एरियाज में पेनिट्रेट करने को देख रही है जिस एरिया में वो एक्सपर्टीज लैक करती है, और मार्केट स्पेक्यूलेशन है कि REPL काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और एक्विजिशंस को भी एक्सप्लोर कर रही है। कोविड के बाद काफ़ी स्मॉल प्लेयर्स फाइनेंशियल डिस्ट्रेस विटनेस की है, जिसके कारण अब वो ओपन अप हो रहे हैं टेक ओवर्स के लिए बाय लार्जर प्लेयर्स, ताकि वो अपनी सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर सके। क्योंकि REPL की एक रोबस्ट फाइनेंशियल पोजीशन है, इसलिए REPL ऐसे प्लेयर्स, ऐसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है, और कंपनी की गोइंग फॉरवर्ड ये एक बिजनेस एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी दिख रही है।
कंपनी की एक बेंचमार्क अप्रोच है जो कि कीप ऑन एडिंग न्यू स्किल्स, जो हम देख सकते हैं कि कंपनी के मल्टी सर्विस रेंडरिंग एबिलिटी के कारण। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि REPL अब और भी नई अपॉर्चुनिटीज़ और भी नई स्किल्स को एक्सप्लोर कर रही है, जैसे कि ICT सॉल्यूशंस को अभी तक REPL सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ में लगा रही थी, अब वो स्टैंड अलोन ICT बेस्ड प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रही है। साथ ही REPL पोर्ट्स और टूरिज्म बेस्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करने को देख रही है। और REPL कुछ नए एरियाज में भी वर्क करना चाह रही है, जैसे कि वो GIS की एप्लीकेशन, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन और रेवेन्यू कलेक्शन में भी एक्सप्लोर कर रही है। तो ये कुछ बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसके कारण कंपनी का बिजनेस रिस्क रिड्यूस हो सकता है। डेटा एनालिटिक्स और मोनेटाइजेशन की बात मैंने आपसे करी है, और मेरे ओपिनियन में ये आने वाले सालों में कंपनी के लिए एक अच्छा रिवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट बन सकता है। कंपनी के इंडस्ट्री में फेवरेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी सपोर्टिव पॉलिसीज इस सेगमेंट में, जैसे कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये इंडियन कंपनीज को काफ़ी हेल्प करती हैं और आने वाले टाइम में करेंगी भी नए प्रोजेक्ट्स एक्वायर करने में। और कंपनी की अगर मैं एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स की बात करूं तो एट प्रेजेंट कंपनी के पास 360 करोड़ की ऑर्डर बुक है। चलिए व्यूअर्स, अब हम इस स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करके देखते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने REPL का प्राइस चार्ट ओपन कर रखा है। इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय से अच्छी रैली दिखाई है और कुछ मंथ्स पहले स्टॉक ने 280 का ऑल टाइम हाई भी रिकॉर्ड किया था। फिर इस चैनल में स्टॉक पिछले कुछ समय से करेक्ट होता हुआ इस समय 208 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन को कंसिडर करेंगे तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट सपोर्ट लाइन है जहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर स्टॉक इस सपोर्ट लाइन को तोड़ता है तो ये हमें 180 से लेके 160 के लेवल पे भी सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि हमने फंडामेंटल एनालिसिस में देखा है कि ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, तो इस स्टॉक में करेक्शंस हमारे लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। अगर मैं स्टॉक के रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो मेरे ओपिनियन में 250 का स्टॉक को एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है, और इस लेवल को अगर स्टॉक तोड़ता है तो हमें शॉर्ट टर्म में 280 से 300 लेवल तक की रैली भी दिख सकती है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इस स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करें और फिर एक कंक्लूजन पे अराइव करें। तो मैं कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 22 का 120 करोड़ का पैट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और 15% पैट मार्जिन एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मेरी पैट की फाइनेंशियल ईयर 22 की एक्सपेक्टेशन है 18 करोड़ की। इन नंबर्स के बेसिस पे कंपनी का फॉरवर्ड PE 20 का है, और ये कंपनी के ट्रेलिंग PE से काफ़ी सिमिलर भी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस टेबल के बेसिस पे आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि स्टॉक का फॉरवर्ड PE और ट्रेलिंग PE सिमिलर है तो स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, यानी कि मार्केट ने कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स को ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है। और अगर मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की आइडियल सिचुएशन की बात करूं तो वो तभी बनती है जब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो, यानी कि उसका फॉरवर्ड PE उसके ट्रेलिंग PE से कम हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें REPL में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जिस्टिंग वैल्यूएशंस कंपनी के सिर्फ एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस के बेसिस पर है, और ये कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, जो कि कंपनी के एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स हैं और जो कंपनी का पोटेंशियल रेवेन्यू डेटा मोनेटाइजेशन से आ सकता है, इन फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं करता। और क्योंकि ये कंपनी को हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे ले जाने वाले एग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स दिख रहे हैं, तो मेरे ओपिनियन में गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक एक ह्यूज वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल रखता है लॉन्ग टर्म के लिए। सो टू सम अप, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और टेक्निकल स्ट्रेंथ दोनों ही इंप्रूव कर रही है। कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स की तरफ भी फोर्सी कर रही है। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में अच्छा रेगुलेटरी सपोर्ट है। कंपनी टेक फोकस्ड है। डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स की तरफ भी कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है, और कंपनी के प्राइस में हमें फेवरेबल एक्शन भी देखने को मिला है। सो ऑल इन ऑल ये स्टॉक हमारे लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। सो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जल्द ही हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।